नाज़रीन, इसी मौजूदा मंजरनामे पे जिसका इब्तदाई में हवाला दे चुका हूँ कि मशरक़ वस्ता की अब सूरत हाल क्या होगी, जंग कितनी तवालत इख्तियार करती है, कौन कौन से फ़रीक इससे मुतासिर होते हैं, मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या होता है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफ़ाई तजज़ियाकार रेयर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब ने। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, मौजूदा मंजरनामे में मेरा बुनियादी जो सवाल है वो ये कि अभी जो रिटेलिएशन का मॉड ईरान ने अपनाया हुआ है, ये माजी की 12 रोज़ा जंग या उससे पहले का मंजरनामा उससे किस हद तक मुख्तलिफ है, और अब की बार एयर डिफेंस सिस्टम खित्ते में जिस हद तक फैलाव के शिकार हो चुके थे, वो सब होने के बावजूद भी इंटरसेप्शन निज़ाम जो है वो नाकाम क्यों हो रहा है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। ये जंग पिछली जो जून की 12 दिन की जंग थी उससे कई लिहाज से मुख्तलिफ है। पिछली जंग जो थी वो शुरू में इजराइल और ईरान के माबैन थी सिर्फ। उसके बाद ईरान ने जब इजराइल का नुकसान करना शुरू किया तो यूएस आया और उसने आके बॉम्बिंग की और उसके बाद ये जंग खत्म। लेकिन अब जो जंग है ये स्टार्ट ही यूएस और इजराइल ने की। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता चलूं, बैटिंग हो रही थी तो यूएस और इजराइल दोनों में एक चीज पे इख्तिलाफ था। इख्तिलाफ ये था कि इसकी मुद्दत कितनी होनी चाहिए। यूएस चाहता था कि ये 4 दिन की जंग होनी चाहिए, इजराइल कहता था कि कम से कम मुझे 2 हफ्ते चाहिए अपने सारे अहदाफ मुकम्मल करने के लिए। ये नहीं क्लियर, आप अगर इनके लीडरान की स्टेटमेंट्स देख लीजिए तो ये नहीं क्लियर कि यूएस के क्या अहदाफ हैं और इजराइल के क्या अहदाफ। बहरहाल ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको खत्म करना एक कॉमन मफाद मुझे नजर आता है दोनों। फिर ये भी नहीं नजर आता हमें कि वो कौन सी स्टेट होगी जहां पे पहुंच के यूएस और इजराइल ये दोनों डिसाइड करेंगे कि अब हमने अपने अपने अहदाफ हासिल कर लिए और अब हमें इसको खत्म कर देना चाहिए। तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, एक फॉग है। अगर आप पीट हेगसेथ साहब की जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यूएस की, उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुने तो उसमें भी उनसे यही सवाल पूछा गया और वो इन सवालों का जवाब क्लियरली नहीं दे सके। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ये अथॉरिटी है, वो जब चाहेंगे ये बंद हो जाएगी। लेकिन अच्छा शाह साहब, एक चीज बताइए, अगर अभी अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि हमारा इरादा रजीम चेंज का तो था ही नहीं, तो फिर इरादा था क्या? यानी मकासद कौन से हासिल कर रहे थे? इब्तदाई तौर पे नारे तो रजीम चेंज के लगाए, और अगर रजीम चेंज का इरादा नहीं था तो फिर टारगेट सुप्रीम लीडर को क्यों रखा गया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सब चीजें कंफ्यूजन में है कि क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या अहदाफ थे जो ये हासिल करना चाहते थे या करना चाहते हैं अभी भी, और अगर जो अहदाफ है वो कब हासिल हो जाएंगे ये कौन डिसाइड करेगा कि हमने अहदाफ हासिल कर लिए और अब हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। सब कंफ्यूजन है। लेकिन ईरान ने, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस कंफ्यूजन में ईरान ने बड़ा क्लियरली प्ले किया, बड़े क्लियर हेडेड उनके कॉन्सेप्ट लग रहे हैं मुझे, उनकी स्ट्रेटेजी लग रही है। वो ये है कि उन्होंने अमरीकी अहदाफ, अमरीकी मुफादात को हदफ बनाया है, निशाना बनाया है, और खित्ते के मुमालिक को सबसे पहले उन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर लिया। आप देखिए कि कतर ने अपना एलएनजी प्लांट बंद कर दिया है, सऊदी अरब ने अरामको बंद कर दिया है, दुबई से मास एक्सोडस हो रहा है रियाद की तरफ, और लोग हर कीमत पे करने के लिए, देने के लिए तैयार है वहां से निकलने के लिए। ये आबनाए हुर्मुज़ को पहले ही दिन ईरान ने बंद कर दिया, जबकि पिछली 12 दिन की जो जून में 2025 में जंग थी उसमें ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को अवाखिर में ये अंदिया दिया था कि हम बंद कर सकते हैं, सोच रहे हैं, लेकिन इस दफा पहले ही दिन उसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से दुनिया के बाकी मुमालिक जिनकी मईशत अफेक्ट हो सकती है, जिनका इस खित्ते से ताल्लुक नहीं है लेकिन यहाँ की ट्रेड से ताल्लुक है, वो प्रेशर में आ गए हैं और सबकी इकोनॉमीज को खतरा आ गया है। तो ईरान ने एक्चुअली स्टेक्स क्रिएट कर दिए हैं बहुत सारे मुल्कों के इस किस्से में। अच्छा, मेरा सर जो बुनियादी सवाल था, मेरा बुनियादी सवाल था कि क्रिएट हो कि ये सब अपना प्रेशर डाल। सर मेरा सवाल ये था कि मुगालते में क्यों पड़ा हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम? अगर कुवैत की बात करें तो कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम फ्रेंडली फायरिंग में 3 जहाजों को मार गिराए, जिसकी पाकिस्तानी कीमत जो है वो 63 अरब रुपए के करीब बनती है। ये 3 जहाजों का सिर्फ गिर जाना, तो ये कौन सी फ्रेंडली फायरिंग है? यानी एयर डिफेंस सिस्टम किसका दिया हुआ? अमेरिका का ही दिया हुआ है, कोई और तो खित्ते में आके दे नहीं गया। उसके इस्तेमाल के हवाले से इतने बहाम है, तो ये चल क्या रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब
जंग होती है और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती हैं, तो गलती के का एहतमाल रहता है। लेकिन ये गलती कि आपके अपने ही सिस्टम से अपना ही दूसरा सिस्टम टारगेट हो जाए, ये बड़ा कम होता है और ये बड़ी हैरानगी की बात है। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम्स अमेरिका ने इन खलीजी रियासतों को दिए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका अब उनको इस्तेमाल करने देगा इस जंग में, क्योंकि ये तो फ्रेंडली फायर हो रहा है, ब्लू ऑन ब्लू हो रहा है, फ्रेट्रिसाइड इसको कहते हैं, वो हो रहा है ये, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो सिस्टम जो अमेरिका ने इनको दिए थे, या तो वो अमेरिका अपने सिपाहियों से यूज करवाएगा या इनको मना कर देगा कि आप मत यूज करें जब तक कि हम अपनी जंग खत्म नहीं कर लेते, क्योंकि उसमें तो ज्यादा नुकसान उनको हो रहा है इन सिस्टम्स के यूज होने में। अच्छा सर, एक सवाल और, गुज़श्ता 12 रोज़ा जंग के दौरान हमने ये देखा कि इजराइल के ऊपर जो हमले हुए उसमें हमने बारहा तज़किरा आयरन डोम का सुना, डेविड स्लिंग का सुना, एरो 1, एरो 2, एरो 3 का सुना कि देखें जी इतने मिसाइल फायर किए गए, 98%, 97% या 95% जो हैं वो अहदाफ पे नहीं लग सके, ये 2-3 लगे और वो भी अहदाफ पे नहीं लगे, वो खुले इलाके में जा गिरे। अब की बार ना आयरन डोम का तज़किरा है, डेविड स्लिंग इस तरह जैसे सिरे से ही खत्म हो चुका है, एरो 2 तो शायद वहां पे नस भी नहीं हुआ। तो क्या वजह है कि क्या वो बैटरीज खत्म हो चुकी, क्या इतने अरसे में इजराइल ने कोई तैयारी ना की थी और सिर्फ इस जाम के अंदर हमला कर दिया गया कि ईरान की कमर टूटी हुई? देखिए, पिछली दफा भी ईरान ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया था। ईरान ने जो अपने हल्के मिसाइल थे उनको पहले भेजा और उनके आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम्स को एग्जॉस्ट किया। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूं कि ईरान की एक मिसाइल को रोकने के लिए तकरीबन 1.4 बिलियन डॉलर्स खर्च होते हैं इजराइल के, क्योंकि 4 मिसाइल फायर होते हैं तो वो एक मिसाइल रुकता। तो ईरान ने शुरू में हल्के मिसाइल भेजे और जब उनका सिस्टम एग्जॉस्ट हो गया तो फिर अपने बेहतरीन मिसाइल भेजे जिन्होंने डेंट दिया इजराइल को और वहां पे तबाही मचाई। अभी भी अगर आप देखें तो ईरान के एक कमांडर का कल बयान आया था कि अभी तक हमने अपना पुराना स्टॉक यूज किया है, अब हम अपना नया स्टॉक यूज करना शुरू करेंगे। और आज की खबर है अभी थोड़ी देर पहले की कि ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पे हमला किया है और उसको ढेर बना दिया है दफ्तर को, और बेंजामिन नेतन्याहू का अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वो कहां पर है। अच्छा, इजरायली मीडिया इस ज़मन के अंदर तस्वीरें जारी कर रहा है कि जी नेतन्याहू जहां पे मिसाइल गिरे हुए हैं उन जगहों का मुआयना कर रहे हैं, वो पुरानी तस्वीरें जारी की जा रही हैं। कुछ जरा ये बताते हैं कि वो ज़ेरे ज़मीन बंकर के अंदर चले गए हैं, कुछ जरा ये बताते हैं कि इजराइल के अंदर मौजूद ही नहीं है, ग्रीक चले गए हैं। तो ये नफ्सियाती जंग में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन और हकाइक के दरमियान जो फर्क है वो किस तरीके से किया जाए? ये बहुत मुश्किल काम इस वक्त हो रहा है। इस वक्त जो साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है, आप अगर सोशल मीडिया देखें तो उस पर तो दोनों तरफ से बड़े वार किए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन देखें, 21वीं सदी में हम रहते हैं और चीजें सबको नजर आ रही होती हैं, तो थोड़ी देर में पता चल जाता है कि कौन सी चीज सही है कौन सी गलत है। तो ये इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाएंगी कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईरान मुजाहमत कर रहा है और ईरान वो जो अमेरिका और इजराइल ये सोच रहे थे कि हमारी पहले ही वेव ऑफ अटैक से ईरानी कौम बाहर आ जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगी, हुकूमत पे कब्जा हो जाएगा, ईरानी फौजी हथियार डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ईरान मुसलसल मुजाहमत कर रहा है, जो एक परेशानी का बाइस है इजराइल और यूएस के लिए। और आप फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं इनकी लीडरशिप का, कि कल से ये कह रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, हम एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं जो दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। ये एक फ्रस्ट्रेशन का मुजाहरा है जो यूएस प्रेसिडेंट कर रहे हैं, जो पिछले तकरीबन एक हफ्ते से कर रहे हैं। जब स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज से बात की थी और उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प हैरान है कि इतना प्रेशर डालने के बावजूद ईरान ने घुटने क्यों नहीं टेके। तो वही फ्रस्ट्रेशन उनकी अभी भी चल रही है। वो मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं और ये कहते चले जा रहे हैं कि मैं अब बहुत बड़ा हमला करने वाला हूँ, लेकिन वो हमला कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ईरान मुसलसल नुकसान किए जा रहा है और ईरान मुसलसल स्टेक्स बढ़ाए जा रहे हैं। अब यूएस और इजराइल के अलावा मैं आपको बता रहा था कि इस खित्ते के ममालिक और इस खित्ते के बाहर के ममालिक भी इसमें शामिल हो गए, जो कि यकीनन अब ये प्रेशर डालेंगे इजराइल पे और यूएस पे कि आप ये बस करें, क्योंकि आपने तो शायद यहाँ से चले जाना है लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो हमने भुगतना है। अगर आपने अच्छा सर, एक चीज और बताइए, अभी जो इत्तलात आई कुछ देर पहले, हालांकि ये इत्तलात तकरीबन कोई 6-7 बजे आ चुकी थी, पाकिस्तानी सरकारी मीडिया जो है वो अब इसे कंफर्म कर रहा है
कि 79 साल जो उनकी अहलिया थी वो भी जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो चुकी हैं, जो इस हमले के अंदर जख्मी हुई थी। जब ईरान के बारे में बात होती थी तो यही होता था कि एक दिमाग है जो पूरे के पूरे ईरान को चला रहा है, उसी के कंट्रोल में पासदारान है, उसी के कंट्रोल में बसीज है, उसी के कंट्रोल में फौज है, उसी के कंट्रोल में टेक्नोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिफारत हैं, प्रॉक्सीज हैं। वो दिमाग मौजूद नहीं रहा, उस दिमाग के साथ बेहतरीन अजहान जो थे वो भी मौजूद नहीं रहे। लेकिन उस सब के बावजूद जिस तरीके से ट्रिगर पे हाथ रख के अहदाफ को लॉक करके निशाना बनाया गया है, तो अब ये स्ट्रेटजी कौन तरतीब दे रहा है? ये तो उससे सख्त तरीन जवाब है। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, बहुत वैलिड सवाल है, जो लोग इस पे बात नहीं कर रहे। देखें, सुप्रीम लीडर को के साथ यही गलत फहमी जुड़ी हुई थी कि वो एक बंदा है, डिक्टेटर है, जो कि ये सारा कुछ चला रहा है, और अगर हम उसको हटा देंगे तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा और लोग जाएंगे और हुकूमत पे कब्जा कर लेंगे। ऐसा नहीं है। सुप्रीम लीडर एक बंदे का नाम नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम, और उस इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो उसको इनपुट फराहम करते हैं और फिर वो फाइनल डिसीजन लेता है। जैसे किसी भी मुल्क में होता है कि टॉप लीडर जो भी होता है वो तमाम देखभाल की डिसीजन लेता है। फिर सुप्रीम लीडर एक सिर्फ पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, एक पॉलिटिकल इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि एक रूहानी पेशवा भी है, एक रिलीजियस लीडर है जिसकी फॉलोइंग है ना सिर्फ ईरान में बल्कि ईरान के बाहर भी। आपने देखा कि उनकी शहादत पे पाकिस्तान में भी मुजाहरे हुए, इराक में भी हुए, दुनिया के और ममालिक में भी मुजाहरे हुए। तो सुप्रीम लीडर अगर चले भी जाते हैं तो ये सिस्टम इतना कोई एम्बेडेड है, इतना स्ट्रक्चर्ड तरीके से ईरानियन सोसाइटी में नीचे तक गया हुआ है। अगर मैं पाकिस्तान के हिसाब से मिसाल दूं तो यूसी लेवल तक ये सारा सिस्टम गया हुआ है, बड़े स्ट्रक्चर्ड किस्म से, और हर कोई अपना काम कर रहा होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर बंदा है या नहीं। अब सुप्रीम लीडर गए, 3 बंदों की कमेटी बन गई जो इस सारे सिस्टम को चला रहे हैं, फिर एक मजलिस है जो कि सुप्रीम लीडर का इंतखाब करेंगे और नए सुप्रीम लीडर आ जाएंगे। तो ये सिस्टम इस तरह से चलता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आइडियोलॉजिकल सिस्टम है, आइडियोलॉजिकल सिस्टम में जिंदगी, अच्छी जिंदगी से ज्यादा अच्छी मौत की तमन्ना की जाती है। इसीलिए वहां पे जो लीडरशिप मुझे वो एक वो वीडियो क्लिप जो है वो जहन के अंदर आ रहा है कि एक वीडियो थी, एक बच्चा आता है, कोई 10-12 साल का है, वो सुप्रीम लीडर के करीब आता है और आके कहता है कि मुझे शहादत चाहिए। तो वो उसको पकड़ते हैं, उसको बोसा देते हैं और फिर ये कहते हैं कि अभी तुम बड़े हो, साइंसदान बनो और साइंसदान बन के 80-90 साल तक जियो और जो तुमने सीखा हुआ है उसे इस्लाम के लिए सर्व करो, फिर उसके बाद तुम शहीद हो जाना। और फिर मुस्कुराते हैं, तो वो बच्चा भी मुस्कुराता है। यानी इस तरह की जो जहनीयत या इस तरह का जो नजरिया है वो जहनों के अंदर पैवस्त करना, तो उसकी रूट्स किस हद तक मजबूत हुई हैं ईरान के अंदर? देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये जब भी ईरान में प्रोटेस्ट होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये समझा जाता है कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि रिजीम चेंज कर दें और ये लोग चले जाएं। ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोटेस्ट है जो किसी भी मुल्क में होते हैं। जब किसी कौम को अपनी गवर्नमेंट से शिकायत होती है तो वो सड़कों पर आती है, तो ईरानियों को भी जब शिकायत होती है वो सड़कों पर आते हैं, और ईरानियन गवर्नमेंट या रिजीम जो है वो भी कुशादगी का मुजाहरा करते रहे। मैं जानता हूं कि आज से 5 साल पहले जो ईरान था आज वो ईरान नहीं है, बहुत तब्दीली आ गई। माशी मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन लोगों का कभी भी ये डिमांड नहीं रही है कि आप अमेरिका से एग्रीमेंट कर लें, आप इसराइल से एग्रीमेंट कर लें, या उनकी कभी ये ख्वाहिश नहीं रही है कि अमेरिका या इसराइल आके हमारे लिए रिजीम चेंज कर दें। वो ये जरूर कहते रहे हैं कि आपके पास जो भी पैसे हैं आप हमारे ऊपर खर्च करें, आप बाहर खर्च ना करें। तो ये एक गलत फहमी है जो आमतौर पे ये वेस्ट में पाई जाती है कि अगर मुजाहरे हो रहे हैं तो बस थोड़ा सा पुश दो और ये रिजीम चेंज हो जाएगी। देखें, 90-92 मिलियन की आबादी में से तकरीबन 40-50 मिलियन लोग डायरेक्टली लिंक्ड हैं इस रिजीम से, और उनके फायदे हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, उनके एडवांटेजेस हैं, और वो इस रिजीम को प्रोटेक्ट करते हैं। 20 मिलियन तो बसीज हैं जो कि वॉलंटियर्स हैं, उसके अलावा वो शोधा हैं जो ईरान वॉर में शहीद हुए या बाकी जगहों पे शहीद हुए, और उनकी फैमिलीज को बहुत ये लोग सपोर्ट करते हैं। वो बड़ी प्रिविलेज फैमिलीज होती हैं। फिर जो लोग इस सिस्टम में खुद काम करते हैं, फौज है, IRGC है, गवर्नमेंट के लोग हैं, क्लर्जी के लोग हैं, वो सब मिला के तकरीबन 40-45 मिलियन लोग हैं जो इस सिस्टम के साथ डायरेक्टली लिंक है।
इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना उतना आसान नहीं है जितना कि इराक में हुआ या सीरिया में हुआ या लिबिया में हुआ या वेनेजुएला में हुआ। ये गलतफहमी है जिसमें यूएस और इजराइल मुब्तला है और इसीलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजीम चेंज होता नजर नहीं आ अच्छा रहा। सर, मेरा एक आखिरी सवाल अरब ममालिक के हवाले से, जिस हद तक भी रिटेलिएशन देखी गई, ओमान को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया क्योंकि मुज़ाकरात के अमल के अंदर वो मौजूद था, लेकिन इत्तला ये है कि जो उनका बहरी जंगी जहाज है यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके ऊपर हमला किया गया और उसका जो रनवे है वो मुतासिर हुआ और उधर जो 2 जहाज थे वो भी मुतासिर हुआ। अब इसमें किस हद तक तजाद है ये एक अलहदा बात। वो खित्ते से यानी इन पानियों से बहुत दूर ले जाया जा चुका। इत्तलात कुछ 550 किलोमीटर की हैं, कुछ इत्तलात 2000 किलोमीटर की हैं, लेकिन पीछे ले जाने के बावजूद 5 तैयारे कहते फजा में थे, 8 तैयारे, गलत बयानी से अगर काम नहीं ले रहा तो 8 तैयारे जो फजा में थे। खित्ते के दीगर ममालिक को ईरान ने पैगाम पहुंचाया कि कोई भी इन्हें लैंड ना होने दे, बसूरत दीगर उसका खुमियाजा भुगतेगा। कहते हैं कि 5 तैयारे जो हैं वो ओमान ने लैंड करने दिए हैं। अब आगे ओमान के खिलाफ ईरान क्या करेगा इसका कोई नहीं पता। अगर ये सदाकत होती है तो फिर क्या ओमान के ऊपर भी हमला तसव्वुर कर सकते हैं? देखिए, ओमान के मेरे ख्याल है दुक्कम पोर्ट पे तो उन्होंने कल या परसों हमला किया था। दुक्कम पोर्ट वो है जहां पे ये अमेरिकन शिप्स रिप्लेनिशमेंट करते हैं, यानी फ्यूल वगैरह वहां से लेते हैं। तो मेरे ख्याल है वहां ड्रोन्स गए थे शायद, जो मुझे खबर मिली थी। लेकिन कतई नजर इसके जो ओमान ने जहाज लैंड करने दिए वो शराइत के साथ लैंड करने दिए और ओमान ने ये बावर कराया है कि जी ये जहाज अगर यहाँ लैंड होगी तो फिर ये यहाँ से ईरान के खिलाफ यूज नहीं हो। तो ये दोबारा परवाज नहीं भर सकेंगे अगर ये लैंड होते हैं तो। जी, ये फिर यहीं पे रहेंगे, ये उस तरह ईरान के खिलाफ यूज नहीं हम करने देंगे इनको, क्योंकि हम पार्टी नहीं बनना चाहते कॉन्फ्लिक्ट का। तो ओमान ने भी ये श्योरिटी ली है अमेरिकन से, उसी के बाद इनको लैंड करने दिया, जो मेरी खबर है, जो मेरी इत्तला। सही।